आपका हमारे YouTube चैनल TGT CS गुरु में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के विज्ञान का पहला चैप्टर देखेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। अब पदार्थ से हम समझ सकते हैं कि पदार्थ कितने टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप के हो सकते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है आपका, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ से हम समझते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, उसके अंदर किसी भी चीज का मिश्रण नहीं होगा। और अगर हम शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक, तो तत्व यौगिक में मिश्रण होगा, पर मिश्रण कैसा होगा, एक स्थिर अनुपात का होगा, इसमें कोई न ज्यादा न कम। और जो अशुद्ध मिश्रण है पदार्थ का, अशुद्ध मिश्रण पदार्थ है, इसके अंदर दो है, एक समांगी है, एक असमांगी मिश्रण है। वास्तविक विलयन होता है समांगी में, और असमांगी में कोलाइड और निलंबन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। असमान रूप से जो हम देखते हैं, जो समांगी मिश्रण होता है, उसमें समान रूप से वितरित होती है कोई भी चीजें, जैसे पानी और चीनी का घोल ले लेते हैं। और जो असमांगी होता है, असमान रूप से वितरित होता है, जैसे रेत और चीनी का घोल ले लेते हैं। और वैसे ही हम तत्व में देखते हैं तो चिन्ह द्वारा भी दिखा सकते हैं। सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता इसको, जैसे हमारे एग्जाम्पल है तांबा, चांदी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और यौगिक देखते हैं जो स्थिर अनुपात में होता है, ये अवयव में टूट जाना, अवघटन भी हो जाता है, जैसे पानी, नमक और चीनी। अब जो हमारे एक अशुद्ध पदार्थ है, उसमें क्या होता है, एक विलयन, विलयक और विलायक, तीन चीजें होती हैं। और जो इसमें तीन चीजें होती हैं, एक आपका विलयन, विलायक और विलय। इसमें क्या होता है, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। और इसको जो हम अलग करने की भी हमारे पास विधियां हैं, जो चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण और छानन विधि है। अब जो तत्व देखते हैं, तो तत्व हमारे तीन प्रकार के, वैसे तो दो माने जाते हैं, धातु और एक अधातु होता है, पर इसमें एक उपधातु भी आ जाता है। तो धातु देखते हैं, आघातवर्धी होता है, तन्यता होता है, सुचालक होता है, सुचालक उष्मा का, विद्युत का। और अधातु देखते हैं, आघातवर्य नहीं होता, तन्य नहीं होता, कुचालक सिवाय एक जो इसमें एक अलग है, उसमें ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फेट। और आगे हम देखते हैं चैप्टर के बारे में। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। फर्स्ट क्या है आपका, पदार्थ। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ होता है। अब चाहे कोई भी चीज लो, कोई भी चीज लो जो विश्व में या जो हमारे आसपास जो भी चीजें देखते हैं, उसके अंदर सारे क्या होता है, उसमें पदार्थ जरूर होता है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। कोई भी पदार्थ होगा, जैसे आपका एक मोबाइल है, वो भी क्या है, पदार्थ है, वो भी क्या है, स्थान घेरेगा और उसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। कणों के भौतिक गुण देखते हैं। पदार्थ कणों से बना है, जो हमारा पदार्थ है वो क्या है, कणों से बना हुआ। ये सतत नहीं है, पदार्थ के अत्यंत कण छोटे होते हैं, मतलब बहुत सारे कण जो उसके मतलब पदार्थ में जो कण होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण भी होते हैं, देखते हैं हम। पहला क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी ये उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तो इससे हमें ये चीजें पता चल गई कि पदार्थ के कण हमेशा गति करते हैं और उनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं, तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थिति रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जब नींबू पानी बनाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो जो उसमें रिक्त स्थान होता है उसके अंदर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो पानी आपका चीनी के साथ मिल जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। तीसरा देखते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धारा अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वो धार टूट जाती है? नहीं,
क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब ये है पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के कारण जुड़े रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में बहुत अधिक होती है। जो पदार्थ के कण होते हैं और उसके अंदर एक स्थान, अगर हम कोई द्रव लेते हैं या ठोस लेते हैं या गैस लेते हैं तो तीनों में अलग अलग अवस्था होती है। जो ठोस अवस्था में सबसे कम होती है, जिसमें गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में बहुत अधिक है। जैसे आपने पत्थर ले लिए थी, अब इसको क्या होता है, इसमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। वहीं पे आप उसके मामले में आप द्रव ले लो, जब द्रव ले लोगे तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा बहुत, तो उससे ठोस से ज्यादा होगी। अगर ठोस से हम कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा होगी द्रव में। अब द्रव से हम गैसेस में लेंगे तो गैसेस के आप कण देखोगे बहुत दूर दूर होंगे। आप जैसे परफ्यूम लगाते हो, यहाँ लगाते हो और दूर तक उसकी क्या होती है, आपकी खुशबू आती है, तो उसे क्या कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। आगे देखते हैं, आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में कम होता है। आप आकर्षण बल के बारे में देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि ठोस में अत्यधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ऐसी गैसीय अवस्था में कणों में गति अधिकतम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम होती है, गति गैसियों में क्या होती है, अधिकतम, द्रव अवस्था में मध्यम और ठोस में न्यूनतम होती है। ठोस के देखेंगे आप इस वाले फिगर में आप देख रहे हो, ठोस के जो आपके कण है बिल्कुल बिल्कुल पास पास हैं, और वैसे द्रव के देखते हो थोड़े दूर दूर, और गैस के देखेंगे तो आपके बहुत ज्यादा दूर दूर है। तो ये आपकी क्या दी हुई है, तीन, ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थ की अवस्था देख लेते हैं। भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्था में पाए जाते हैं, एक ठोस अवस्था में, एक द्रव अवस्था में और एक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखते हैं, हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हड्डियों और दांत को ठोस अवस्था में, अब हम शरीर पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। हड्डियों और दांत को ठोस अवस्था में, ब्लड को द्रव अवस्था में, फेफड़ों में हवा, गैसीय अवस्था में 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। तो इससे भी ये भी पता चलता है कि हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी है, 70% पानी मौजूद है। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं हम फर्स्ट। तो एक निश्चित आकार होता है इसका। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, निश्चित या स्थिर आयतन होता है, इसमें संप्रियता नगण्य होती है, ये दीर्घ होते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ अपवाद उदाहरण देखते हैं। बल लगाने में रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये क्या है, कुछ हमारे अपवाद के उदाहरण। ठोस पदार्थों में कण की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित दृढ़ आकार होता है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। अगर हम चीनी ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार लेते हैं, पर जो चीनी और नमक के क्रिस्टल है उनका आकार तो वैसे ही रहता है, वो तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, हाथ से दबाकर स्पंज को काफी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे दोबारा छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, फिर वो अपने हवा निकल जाती है, अपनी अवस्था में दोबारा आ जाए, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। अब दूसरा हमारा क्या है, द्रव अवस्था। द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं, जिस बर्तन में आप द्रव को रखोगे वो उसका आकार ले लेते हैं। द्रव का एक निश्चित आयतन होता है, द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव के कारण आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित करता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिश्रण करती है, और ये जलीय पौधों और जीव जो हमारे जलीय पौधे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल है, पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस लेते हैं। हम तो ऑक्सीजन क्या ले लेते हैं, हवा में जो होता है ऑक्सीजन उसको हवा लेते हैं, और हमारे फेफड़े क्या होते हैं उसको हवा लेते हैं और हवा निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन जो हमारे शरीर को चाहिए होती है वो ले लेते हैं। पर अब जो जलीय जीव वो कैसे लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है, वो उसको लेते हैं।
द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों की गति द्रव में ज्यादा होती है और ठोस कणों में कम होती है। अब तीसरा देखते हैं हम गैसीय अवस्था। गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता, गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वो उसी बर्तन का आकार घेर लेती है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गतित करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों का द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठोस, बर्फ, द्रव, पानी, गैसीय, वाष्प, तीन अवस्थाओं में मिलता है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो किससे? पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, वैसे ही हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा। पदार्थ की भौतिक अवस्था के दो तरीके से परिवर्तित किया जाता है। एक होता है तापमान में परिवर्तन, देखते हैं। पहला क्या है हमारा? गलनांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बनता है वो इसका गलनांक कहता है। मतलब वस्तु का गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर कोई ठोस, अगर हम एक ठोस वस्तु लेते हैं, उस ठोस वस्तु को क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं, तो जिस तापमान पे वो क्या हो जाएगा? आपका द्रव में बदल जाएगा, वो उस वस्तु का क्या होगा? गलनांक कहलाएगा। जैसे बर्फ का गलनांक इतना होता है और 0 डिग्री से 273 केल्विन लेते हैं। जब बर्फ पिघलती है, बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के लिए बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है उसके तापमान को बढ़ने नहीं देती। अब संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर एक या ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ऊर्जा आवश्यकता होती है उस संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब उसको चेंज करने के लिए जितनी आवश्यकता होती है ऊर्जा को, तो उसकी क्या कहता है? उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की अधिक ऊर्जा होती है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समिश्र गुण है। जब क्वथनांक 373 केल्विन, जिस पर 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, और 273 उसमें ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर एक द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण ऊर्जा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 FD रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में एक से दूसरी में बदल जाता है, जैसा नीचे दिखाया गया है। नीचे देखते हैं, आपको देखो, ठोस अवस्था, आपने उसको ऊष्मा दी या शीतल किया, या आपने द्रव अवस्था को ऊष्मा किया, शीतल, तो इसमें दोनों में चेंजेस है। अगर ठोस को आप क्या करोगे? ऊष्मा दोगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और द्रव अवस्था को आप ऊष्मा दोगे तो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। आप उल्टा देखते हैं, अगर हम गैसीय अवस्था को शीतल करेंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, द्रव अवस्था को शीतल करेंगे तो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। ऊर्ध्वपातन, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि ऐसे पदार्थ
जो द्रव अवस्था से में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस, मतलब द्रव में नहीं होते, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण, थोड़ा सा कपूर या अमोनिया क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए। कीप के सिरे पर रुई का डॉट लगा धीरे धीरे गर्म कीजिए। देखते हैं कि कपूर जो ठोस से गैसीय अवस्था में, जो कपूर हमारा था ठोस होता है, सीधा वो लिक्विड में नहीं चेंज होता, वो सीधा किस में चेंज हो जाता है, ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा चीनी की कटोरी है, रुई का टुकड़ा लिया आपने, इसमें कपूर डाला और अमोनियम क्लोराइड और बर्नर से उसको गर्म किया तो वो सीधा वाष्प बन के अमोनियम क्लोराइड बन गया। दूसरा क्या है, दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और द्रव क्या है, और गैस द्रव में बदल जाएगी। मतलब क्या होता है, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, तो गैस को आप क्या सकते हो, द्रव में बदल सकते हो। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। अब क्या है, ये अगला क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं, वापिस गैसीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। बिना द्रव अवस्था में बदले इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। मतलब ड्राई आइस के लिए आपको क्या करना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतरण रूपांतरण हो जाता है। हमने देखा है कि जब द्रव को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प को आप ठंडा करते हो तो द्रव में बदल जाता है, और जब द्रव को ठंडा करते हो तो किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण ये वाष्प में बदल जाते हैं। मतलब जो उसके कण होते हैं उच्च गतिज ऊर्जा के कारण अन्य कणों के आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और वो वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देते हैं सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ये पदार्थ कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। जैसे आप तापमान बढ़ाओगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो वाष्प होना चालू हो जाएगा। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण दर क्या होती, घट जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ज्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अगर हम एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। जैसे एसीटोन आपने ले लिया और उसको हमारे हाथ से जो क्या होती है, उष्मा लेती है और वाष्प में परिवर्तित होना चाहती है, इसलिए हमारे हाथ पे क्या होता है, शीतलता महसूस होती है। गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। क्योंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। इसलिए हमें कहते हैं कि गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में अक्सर लोग मैदान में पानी छिड़कते हैं। ये पानी मैदानों से ऊर्जा मतलब गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाती है और जगह को ठंडा करती है। हमें तो ये साइंस का बेसिक रूल पता है कि जो गर्म चीज होती है ऊपर जाती है और ठंडी चीज क्या रहती है, आपकी नीचे ही रहती है। ठीक है, तो ये था आपका साइंस का आज क्लास 9 का पहला चैप्टर था साइंस का।
तो आपको कुछ क्वेश्चन है इसमें, जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो आप इसमें देख लेंगे। कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, अति लघु है और लघु भी है, दीर्घ उत्तर प्रश्न भी है, और इसमें देख सकते हैं। और कुछ ज्यादा ही आपके डिटेल वाले भी प्रश्न है, उसको भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे थे आज चैप्टर, आपका ये पहला चैप्टर हो गया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा अपने डाउट, उसके आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर मिल जाएंगे सारे। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, और इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।